चलो तो एक बार हम लोग पहले करते हैं, लास्ट क्लास में जो किए थे उसका रिकेप थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास का जो अपना मेन डिस्कशन था वो था कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमने वहां से फाइंड किया था कि F बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ से एक मेरा फॉर्मूला आया था, मैंने यहाँ से एक लेके आया था फॉर्मूला कि F बराबर एम इंटू ए, F बराबर एम इंटू ए। और हमने कहा था कि ये जो तुम्हारा F बराबर एम है, एम इंटू ए है, ये हर केस के लिए वैलिड नहीं होता है, ये कुछ पर्टिकुलर केस के लिए होता है वैलिड। कुछ पर्टिकुलर केस के लिए मतलब क्या कि जब मेरा मास ऑफ द बॉडी शुड बी कांस्टेंट, इसके वैलिड होने के लिए मास ऑफ द बॉडी शुड बी कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ द बॉडी, मान लो इसको मैंने लिखा है v शुड बी मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो c है उसको हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, तो इससे बहुत कम होना चाहिए, तब मेरा ये लॉ वैलिड होगा। अब तुम लोग एक बार ध्यान से देखना कि फ्रॉम फोर्स बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा पी क्या था, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी था चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा टी क्या था, टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है, कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर टाइम इंटरवल कम रहे, मतलब कि जो मेरा चेंज इन मोमेंटम काफ़ी कम समय में चेंज हो गया है या काफ़ी कम समय लिया है, तो उस केस में फोर्स ज़्यादा होगा कि कम होगा। तुम हमको बताओ कि अगर टाइम इंटरवल कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा कि कम होगा, बोलो तो जल्दी से, जल्दी बोलो, बोलो। ज़्यादा होगा, वेरी गुड। अगर टाइम इंटरवल कम है तो फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, और इससे मैं तुमको बहुत सारे चीज़ मैं तुमको अभी समझाने वाला हूँ। तो ये याद रखना कि अगर मेरा चेंज इन मोमेंटम कम समय में हुआ है तो वहाँ पे फोर्स क्या होगा, फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो तुम लोग इसको मतलब कि अपने रियल लाइफ में भी सोच सकते हो कि मान लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड एक साइकिल से मूव कर रहा है और तुमको उसको रोकना है। तो पहले वो मूव कर रहा था तो कुछ उसके पास मोमेंटम था, अब वो फाइनली रुक जाएगा तो उसका मोमेंटम हो जाएगा जीरो, तो वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हुआ है तो पक्का कोई फोर्स लगा होगा। और मान लो कि अगर तुमने साइकिल को खींच के तुमने फोर्स लगा के उस साइकिल को रोका होगा, तो तुम ध्यान से यहाँ पे तुम लोग ऐसा तुम सोच सकते हो कि हम जब फोर्स कम लगाते हैं तो साइकिल क्या होता है कि साइकिल पहले कुछ दूर जाता है फिर रुकता है, मतलब कि वो चेंज होने में कुछ समय लगता है। लेकिन अगर हम फोर्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो मेरा साइकिल इंस्टेंटली रुक जाता है, तो बहुत कम समय में ही वो चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ये सिंपल सी कहानी हम बोल सकते हैं कि अगर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है तो चेंज इन मोमेंटम बहुत कम समय में होता है, और जब तुम्हारा फोर्स का वैल्यू कम होता है तो वो चेंज इन मोमेंटम होने में ज़्यादा समय लगता है, जो कि तुम्हारा साइकिल खींचने वाला एग्जाम्पल से आप इसको सोच सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं तुमको अभी बताऊंगा, फिलहाल तुम लोग इसको याद रखना, ओके। अब मैंने तुमको जब फोर्स का हम लोग कर रहे थे इंट्रोडक्शन, तो वहीं पे फोर्स का जो यूनिट्स होता है उसके बारे में मैंने तुमको बता दिया था कि उसका एसआई होता है, यूनिट होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन, एंड 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तुम लोग वो सब याद रखना, वहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। उसके अलावा मैंने तुमको और भी बताया था फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट कि 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम फोर्स बराबर 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो मैं इस चैप्टर के बाद तुम लोग से सवाल पूछूंगा भी, तुम लोग उसको पढ़ के आना। फिलहाल चलो हम लोग थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, एक ग्राफ देखते हैं, बेसिक सा ग्राफ है। तो हम जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें हम यूज करेंगे F बराबर एम ए, और इसमें हम किसी भी दो, देखो तो इस F बराबर एम ए में मेरा तीन फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक टाइम पे हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाएंगे और तीसरे को हम मानेंगे कांस्टेंट, ठीक है। दो के बीच में ग्राफ बनाएंगे और तीसरे को मानेंगे कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ग्राफ बनाने फोर्स वर्सेज एक्सेलरेशन। तो हम जब फोर्स वर्सेज एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हम मास को मानेंगे कांस्टेंट, तीसरा को आपको मान लेना है कांस्टेंट। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच ग्राफ बना रहे हैं तो मास बच गया, तो मास हो जाएगा कांस्टेंट। तो देखो ये जो ग्राफ आता है
तुम लोग को अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आइडिया हो, शायद 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 अभी तुम लोग को उसका आइडिया नहीं होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो तुम लोग बस अभी ऐसा याद कर लेना। तो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग बस मान लो कि अगर हम जब तुम फोर्स वर्सेज एक्सलेरेशन का ग्राफ बनाते हो मास को कांस्टेंट मानते हुए, तो तुम्हारा ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। दिस इज द ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और यहाँ पे मास हमने कांस्टेंट माना था, तो ये तुम्हारा ग्राफ होगा। अब तुम इसको याद कर लेना। हालांकि जब तुम मैथ में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे तो तुमको ये ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ पहला ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं जरा सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ है तुम्हारा फोर्स वर्सेज मास। तो फोर्स वर्सेज मास हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो तीसरा बच गया एक्सेलरेशन, तो उसको मान लेंगे कांस्टेंट। तो फोर्स वर्सेज मास ग्राफ, फिर से ग्राफ का शेप आपका सेम आने वाला है, फिर से ग्राफ का शेप सेम आएगा, फोर्स मास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो ये आपको मेंशन करना होगा, लिखना होगा। थर्ड ग्राफ देखते हैं हम लोग। थर्ड ग्राफ आपका है एक्सेलरेशन वर्सेज मास। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को मानेंगे कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ का शेप थोड़ा चेंज करेगा। यहाँ पे हमने लिया है एक्सेलरेशन और यहाँ हमने लिया है मास, तो इसका ग्राफ का शेप थोड़ा चेंज होता है और वो कुछ ऐसा आता है, देखो। और यहाँ पे आपको लिखना होगा फोर्स बराबर कांस्टेंट। और इस ग्राफ का जो शेप होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तुम लोग अब इसका नाम नहीं सुना होगा, पर जान लो ये कैसा कर्व होता है। तो ये ग्राफ तुमको याद कर लेना है। तो तुम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी मेरे ग्राफ में फोर्स आएगा, मतलब कि हमको जिस दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ग्राफ बनाना है, तो उसमें अगर एक फोर्स रहेगा तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और अगर फोर्स नहीं रह रहा है मेरे ग्राफ में तो फिर वो आएगा ऐसा कुछ कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तुम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ, देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। हमको सेकेंड लॉ का यूज करके फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या जानते हैं कि सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ होता है F बराबर m इंटू ए। और फ्रॉम सेकेंड लॉ हम बोल सकते हैं कि इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो मतलब कि ए जीरो, इफ फोर्स बराबर जीरो देन पक्का ए होना चाहिए जीरो। ये हम बोल रहे हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। अब तुम याद करो अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ को, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था कि जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को नहीं छोड़ेगा। जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो मेरा बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को नहीं छोड़ता है। मतलब उसका कहने का मतलब ही यही था कि आपने अगर फोर्स नहीं लगाया है तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। और देखो तो हमको न्यूटन सेकेंड लॉ का जो इक्वेशन है वहां से ये दिख भी रहा है। सब लोग यहाँ पे एक बार चेक करो कि अगर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है तो उसका ए का वैल्यू जीरो ही आने वाला है। तो यही तुम्हारा होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये अगर तुम्हारे स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो तुम लोग लिखना कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए, m इज इक्वल टू मास, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू जीरो देन a इक्वल टू जीरो। तो ये तुम्हारा हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब आ जाओ कि फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ वी नो कि if a body is at rest or in uniform motion and if no force is applied then it remains in rest or या फिर it remains in the state of uniform motion। तो उस केस में भी उसका एक्सेलरेशन जीरो ही है। तो हमको सेकेंड लॉ से भी मिला था a जीरो, f जीरो तो a जीरो, हम फर्स्ट लॉ से भी वही बोल रहे हैं कि f जीरो तो a जीरो। तो ये तुम्हारा एक्सप्लेन हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो तुम्हारा सेकेंड लॉ है ना वो तुम्हारा होता है तो हमको देता है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, और जो फर्स्ट लॉ है वो हमको देता है बस थ्योरेटिकल
एक्सप्लेनेशन, बस तुमको इसको कंबाइन कर देना है। बोलो ठीक है कहानी। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग को जो इस टॉपिक पे करना है वो हमको सॉल्व करना है कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, तो मैं तुमको सॉल्व करा दूंगा, उसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। उससे पहले हम लोग जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने, जो मैंने तुमको अभी समझाया था कि कम टाइम में आपका अगर चेंज इन मोमेंटम हुआ है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है, और अगर ज़्यादा टाइम में चेंज इन मोमेंटम हुआ है तो फोर्स कम अप्लाइड होता है। जैसे चलो सबसे पहला हम जो देख रहे हैं एग्जाम्पल, कि जैसे मान लो कि तुमको अपने छत से, घर के छत से नीचे जंप करना है, तुमको अपने घर के छत से नीचे जंप करना है, तो तुम क्या चाहते हो कि नीचे में बालू रहे, नीचे में सैंड रहे, या फिर नीचे में पक्का कोई फ्लोर रहे? तुम लोग हमको बताओ कि तुम क्या चाहते हो, कि नीचे सैंड रहे या फिर नीचे पक्का फ्लोर रहे? बोलो तो। हम अगर चाहते हैं छत से जंप करना तो क्या होना चाहिए नीचे, पक्का फ्लोर कि सैंड? नीचे सैंड होना चाहिए। क्यों तुमने ऐसा क्यों बोला? देखो ऐसा क्यों बोला हमको पता है, कि हमको पता है कि जब हम लोग सैंड पे कूदेंगे, जंप करेंगे, तो हमको चोट कम लगेगा, हमारे पैर में चोट कम लगेगा, वो तो बेसिक बात है, हमने फील भी किया हुआ है। लेकिन उसको हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो वही है जो मैंने तुमको बताया था, F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी वाला। देखो क्या होता है कि जब हम लोग पक्का फ्लोर पे जंप करते हैं तो होता क्या है कि इंस्टेंटली जैसे ही हम जंप करते हैं वैसे ही हम रेस्ट में आ जाते हैं। हम जैसे ही जंप किए हम वैसे ही रेस्ट में आ जाते हैं, तुरंत इंस्टेंटली। होता क्या है कि जैसे ही हम पक्का फ्लोर पे लैंड करने वाले होते हैं तो हमारे पास कुछ स्पीड रहता है, हमारे पास कुछ स्पीड रहता है, तो हमारे पास कुछ मोमेंटम रहता है। और पक्का फ्लोर पे बस हम लोग को जैसे ही हम पक्का फ्लोर पे लैंड करते हैं हम रेस्ट में आ जाते हैं, मतलब कि मेरा जो था मोमेंटम हो गया जीरो। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हुआ है, लेकिन ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना वो इंस्टेंटली होता है, मतलब बहुत कम समय में होता है। तो अगर आपका चेंज इन मोमेंटम बहुत कम समय में हुआ है तो फ्रॉम एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, फ्रॉम एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो देखो अगर डेल्टा टी बहुत कम है, अगर डेल्टा टी बहुत कम है तो फिर क्या होगा, आपका जो फोर्स था वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसीलिए वो तुम्हारे जो पैर में है वो चोट लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम होता है बहुत कम समय में होता है, इंस्टेंटली तुम्हारा मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो समय कम लगता है इसलिए फोर्स ज़्यादा होता है, तो फिर तुमको चोट लगता है पैर में। अगर वही नीचे में सैंड रहे, अगर वही नीचे में सैंड रहे तो तुम अगर सोच सकते हो तो सोचो, सैंड के केस में क्या होता है कि हम इंस्टेंटली रेस्ट में नहीं आते हैं, हम कुछ नीचे सैंड में मेरा पैर अंदर जाता है, कुछ मेरा जो पैर का पार्ट होता है वो कुछ डेप्थ तक सैंड में जाता है अंदर, मतलब कि उस पूरे समय तक मेरा जो मोमेंटम है वो धीरे 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 कम होते जाता है। समझे ना, मतलब कि उस सैंड वाले केस में जो मेरा मोमेंटम था वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है, हम इंस्टेंटली रेस्ट में नहीं आते हैं, हम पहले सैंड में कुछ अंदर जाते हैं फिर हम रुकते हैं, तो वहाँ पे जो टाइम था तुम्हारा वो टाइम ज़्यादा होता है, फिर तुमको चोट पैर में कम लगता है, और इसीलिए इट इज सेफ टू लैंड ऑन सैंड देन अ पक्का फ्लोर। ओके बोलो। देखो नेक्स्ट है कि तुमने अगर ऐसा देखा होगा या सुना होगा कि जब भी ना कोई अगर एक प्लेयर है, एथलीट है, और जब वो बॉल को कैच करता है तो वो अपना हाथ थोड़ा घिसता है पीछे की तरफ, वो अपना हाथ घिसता है पीछे की तरफ। उससे क्या होता है कि उस सेम रीजन कि अगर वो अपना हाथ पीछे नहीं खींचता तब क्या होता कि बॉल आता, और बॉल पहले कुछ हाई स्पीड से मूव करता है, तो एक बॉल के पास होता है कुछ हाई मोमेंटम, तो जब उसके हाथ को स्ट्राइक करेगा तो इंस्टेंटली मेरा बॉल आ जाएगा रेस्ट में, तो उससे क्या होगा कि मेरे हाथ पे बहुत हाई अमाउंट का फोर्स लगता है, तो हाथ में चोट लगता है। लेकिन वही हमने अगर अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच दिया तब क्या होता है कि मेरा बॉल आके हमारे हाथ में टच करता है और हमारे हाथ के साथ साथ पीछे जाता है, मतलब ये अब वो जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है कि बॉल जो रेस्ट हो रहा है, जो बॉल आपका रेस्ट में आ रहा था ना, तो वो मूव करने से रेस्ट में आने में कुछ टाइम गैप लगाता है, कुछ टाइम गैप लगाता है, और वो टाइम गैप आपका बढ़ जाता है, तो उसके चलते फिर से आपका जो फोर्स था वो फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है। तो सेम रीजन यहाँ भी, सेम रीजन यहाँ भी है तुम्हारा
कि हम लोग टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर देते हैं कि कितने टाइम इंटरवल में मेरा मोमेंटम चेंज करेगा, तो उसको हमने कर दिया इंक्रीज, तो फोर्स का वैल्यू घट जाता है। तो अगर हम कैच करते समय बॉल को हाथ को पीछे ना करें तो हमारे हाथ पे चोट लगता है, और अगर हम थोड़ा सा वही हाथ को पीछे कर लें तो चोट नहीं लगता है, क्योंकि फोर्स कम लगता है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक और भी है तुम्हारा एग्जाम्पल कि जब कोई ग्लास वेसल एक पक्का फ्लोर पे गिरता है तो वो टूट जाता है, और सैंड पे गिरता है तो वो नहीं टूटता है। तो सेम रीजन है कि वो जब पक्का फ्लोर पे गिरेगा तो उसपे फोर्स लगेगा ज़्यादा, और जब सैंड पे गिरेगा तो उसपे फोर्स लगता है कम। तो फिर वो फोर्स अगर ज़्यादा था पक्का फ्लोर वाले केस में तो वो टूट जाता है। ठीक है ना, बोलो ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। हाँ, तो यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है how much force is required to produce an acceleration of 2 meter per second square in a body of mass 0.8 kg। देखो, तो जब भी ना तुमको ऐसा अगर क्वेश्चन आए फोर्स वाला, तो तुम्हारे मन में F बराबर एम ए या फिर F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये दो ध्यान में आना चाहिए कि फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी दोनों में से मेरे को किसी पे काम करना है। फिलहाल आगे हम लोग जब एक और तुम्हारा आएगा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पे अपना थोड़ा एक हम अलग तरीके से फाइन करेंगे। फिलहाल हम लोग इसी से काम करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, फोर्स पूछा है, तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, तो पहले क्या क्या दिया है मेरे को लिखो। तो एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 0.8 kg, और मास दिया हुआ है 0.8 kg, और पूछा है फोर्स। तो बोलो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, पहला वाला कि सेकेंड वाला, बोलो तो पहला कि सेकेंड, मेरे को कौन सा यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं यूज करने पहला वाला, तो हो जाएगा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बात तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि मास को हमेशा लेना केजी में, तब तुम्हारा फोर्स आएगा न्यूटन में। तो मास मेरा दिया था केजी में, तो अच्छी बात है। तो मास हो जाएगा 0.8 kg। यहाँ पे लिख लो कि यूज F बराबर ए में, तो मास हो गया है 0.8 kg, और इंटू ए आपका हो गया है 2, तो यहाँ से आंसर आएगा 1.6, एंड फोर्स आपका आएगा न्यूटन में, कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और मास दिया था केजी में, और एक्सेलरेशन दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो अपना सीजीएस यूनिट ही है, तो फोर्स आएगा 1.6 न्यूटन। अब ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में, पहले करते हैं थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आएंगे इस सेकेंड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, फुल स्टॉप, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ठीक है, हमको यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, मास दिया है 5 kg, और पूछा है मेरे से एक्सेलरेशन, तो फ्रॉम F बराबर m इंटू ए से ए पूछा है, तो हो जाएगा A बराबर F बाई एम। फोर्स दिया हुआ है 10 बाई मास दिया है केजी में 5 kg, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास अगर केजी में ना हो तो उसको केजी में चेंज करना, तो इसका आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं सेकेंड वाला एग्जांपल। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1.2 kg इनिशियली एट रेस्ट। तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो तुम लिखो। तो मास दिया हुआ है 1.2 kg, इनिशियली रेस्ट में था तो उसका यू दिया हुआ है 0, टाइम दिया है, ये जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.1 सेकेंड के लिए। ओके, उसके बाद द फोर्स देन सीज टू एक्ट, 0.1 सेकेंड के बाद फोर्स उस पर लगना बंद हो गया है। द फोर्स देन सीज टू एक्ट एंड द बॉडी मूव्स थ्रू 2 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, चलिए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा स्टेप वाइज। तो देखते हैं पहले इसको स्टेप वाइज। एक मान लीजिए
बॉडी था, ये रेस्ट में था, इसका मास हमको पता है। इस पे कुछ फोर्स लगा होगा, तो हमने माना कि इस पे फोर्स लगा F। तो अगर इस पे फोर्स लगेगा F तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ आने वाला है इसमें कुछ आने वाला है एक्सेलरेशन। तो हमने मान लिया कि इसमें A था, A इज द एक्सेलरेशन। वेरी गुड, A इज द एक्सेलरेशन। ओके, अब ये आपका हो गया कहानी ऑफ t बराबर 0, और ये फोर्स लगा है अप टू t बराबर 0.1 सेकेंड, t बराबर 0.1 सेकेंड अभी तक फोर्स इस पे लगा है। तो क्या होगा कि जब इस पे फोर्स लग रहा होगा तो इसमें होगा एक्सेलरेशन, और t बराबर 0.1 सेकेंड पे इसके पास कुछ स्पीड आ गया होगा, इसके पास कुछ इसमें स्पीड आया होगा, और इसमें कुछ आया होगा स्पीड। हमको वो स्पीड अभी नहीं पता है क्योंकि हमको ए नहीं पता है। अब बोला कि आफ्टर t बराबर 0.1 सेकेंड इस पे फोर्स लगना बंद हो गया है। तो अगर इस पे फोर्स लगना बंद हो गया है तो अब इसका a हो जाएगा 0.1 सेकेंड के बाद। तो 0.1 सेकेंड के बाद ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। और देखिए क्वेश्चन में हमको एक बात और बोला है कि जब फोर्स लगना इस पे बंद हो गया, मतलब 0.1 सेकेंड के बाद वो अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर गया है, वो अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर गया है। देखो यहाँ से ध्यान से, वो 2 मीटर गया है अगले 1 सेकेंड में। तो अगर वो अगले 1 सेकेंड में, मान लीजिए अगर ये अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर गया है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका अगले 1 सेकेंड में जो कांस्टेंट स्पीड रहा होगा वो रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड। पक्का ना? हाँ। कैसे हमने फाइंड किया? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम से। तो डिस्टेंस था 2 मीटर, टाइम था 1 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मतलब कि इसका यहाँ पे स्पीड जो था वो था 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमको स्पीड मिल गया है। 0.1 सेकेंड के बाद जो इसका स्पीड था वो 2 मीटर पर सेकेंड से था। अब वो उसका स्पीड कैसे आया होगा? वो आपका स्पीड आया होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन। अब तुम ध्यान से देखो तो रेस्ट से स्टार्ट किया था, t बराबर 0.1 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। अब जैसे ही हमको a मिल जाएगा तो फोर्स फाइंड करना था, तो m इंटू ए से हमको फोर्स भी मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। तो फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन यूज v बराबर u प्लस ए टी। तो v आपका हो जाएगा कितना, 2, u था 0 प्लस a, और टाइम कितना था 0.1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर 0.1 a, तो a बराबर 2 बाई 0.1, तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। अब हमको फोर्स फाइंड करना था, तो यूज F बराबर m इंटू ए। तो m कितना था 1.2 इंटू 20, ये आपका आया 24 न्यूटन। तो 24 न्यूटन इज द फोर्स।